हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पेट की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज तो एग्ज़ाम सिटी का नोटिस भी आ गया है। तो हम लोग संविधान का घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। 100 क्वेश्चन लगभग हम लोग कल किए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हमारा पहला टॉपिक जो है वो है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। तो इससे आए हुए यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है वो है दंड प्रक्रिया संहिता। चलिए इसको देख लेते हैं। पुलिस कानून एवं व्यवस्था, पुलिस कानून एवं व्यवस्था तथा जेल राज्य सूची के विषय हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के तहत संघ एवं राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूचियां दी गई हैं, संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में किया गया है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47 विषय प्रदान किए गए थे। बाद में परिवर्तन हुआ, उनको हम आगे देखेंगे। किसको उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? कब आया? तो हम कहेंगे ये आया है हमारा 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है, जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वें राज्य के रूप में किया गया। 2006 से पूर्व इसका नाम उत्तरांचल था। 2006 के बाद इसका नाम उत्तराखंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में और फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया। इस जो समिति का गठन किया, आयोग गठन हुआ था समिति का, उसमें जो अन्य सदस्य थे वो हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पडिक्कर थे। यद्यपि आयोग ने 16 राज्यों एवं 3 राज्य क्षेत्रों के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन है हमारा 1972, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी जो है वो है अगरतला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? तो भारत और अमेरिका का जो संघवाद है उसमें जो समानता पाई जाती है वह यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था और भारतीय संघीय व्यवस्था अर्थात दोनों देशों में संघ और उसकी इकाइयों के बीच अधिकारों का विभाजन कर दिया गया है, और यदि संघ और उसकी इकाइयों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में इकहरी नागरिकता है। देखिए, लिखित संविधान दोनों के पास है, स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका में भी भारत में भी है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के प्रावधान ये भी दोनों में है, लेकिन जो इकहरी नागरिकता वो भारत में है। अमेरिका में कैसी है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है, एक तो राज्य की नागरिकता है और एक मतलब केंद्र की नागरिकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, राष्ट्र की एकता पर। तो हम तुरंत कहेंगे राष्ट्र की एकता पर। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि संघ मजबूत रहे। इस प्रकार भारतीय संघ राष्ट्र की एकता पर बल देता है।
ध्यातव्य है कि अमेरिकी संघ का निर्माण वहां के राज्यों ने किया है, जबकि भारत में संघ ही राज्य का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? चलिए, तो स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो हम कहेंगे हमारा देश भारत। इसमें क्या है, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति दी गई है, परंतु भारत में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है केसी व्हीयर जी ने। भारत का संविधान अर्थसंघात्मक है, केसी व्हीयर ने कहा है, के सी व्हीयर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था कि इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। संघीय ढांचा इसलिए स्वीकारा गया क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जातियां, धर्म, भाषा, बोली, जो विविधता है उसी की वजह से भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो CF स्ट्रॉन्ग है, H फाइनर है, केसी व्हीयर है और AH ब्रीच है। तो केसी व्हीयर जी को संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। केसी व्हीयर को संघात्मक शासन का व्यवस्था विशेषज्ञ माना जाता है। केसी व्हीयर के अनुसार संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों से सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। सही है, यही हमारा पहला आंसर सही है। चलिए, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारा जो अध्यक्ष है, जो देश का मुखिया है, प्रथम नागरिक है, जो वो निर्वाचित होगा, ना कि मनोनीत या वंशानुगत होगा। उद्देशिका स्पष्ट शब्दों में घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। कैसे? प्रस्तावना के शुरू में हम भारत के लोग, तो प्राधिकारों का स्रोत कौन हो गया? भारत के लोग हैं। किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है, मतलब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत डोमिनियन नहीं बना। और 1949 में संविधान की रचना के बाद से उसने, मतलब भारत ने, हमारा जब संविधान बन गया 1949 में, अपने आप को गणराज्य घोषित कर दिया। भारत ने अपने आप को गणराज्य घोषित किया। इसका अर्थ यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार। हम लोकतांत्रिक देश हैं और हम गणराज्य हैं। हमारे राष्ट्र का प्रमुख जो है वो कैसा होगा? निर्वाचित राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति सहित सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। वंशानुगत या मनोनयन हमारे देश में नहीं है। एक संघीय राज व्यवस्था में क्या सम्मिलित होता है? तो हम देखते हैं, एक संघीय राज व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध बिल्कुल सम्मिलित होता है। राज्यों के मध्य संबंध, यह भी सम्मिलित होता है। समन्वय के लिए एक तंत्र होगा, बिल्कुल होना चाहिए। विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र होगा। तो हमारा ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों सही है। चलिए देखते हैं, संविधान द्वारा विहित राजनीतिक संरचना परिसंघीय है। कैसी है? परिसंघीय है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। वर्तमान में इस संघ के सदस्य जो हैं वो, ये देखिए, वर्तमान में इस संघ के सदस्य 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक संघीय राज व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध इत्यादि के लिए तंत्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति अंतरराज्य विवादों की जांच के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था के केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है संविधान के द्वारा। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो होता है वो संविधान द्वारा होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र तथा राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों और कर्तव्यों का विभाजन करना पड़ता है, जिसके लिए लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रणाली में लिखित संविधान की सत्ता को ही सर्वोच्चता
प्रदान की जाती है, क्योंकि वही संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकार विभाजन का आधार होता है। अगला क्वेश्चन, संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो केंद्र द्वारा राज्यों के बीच समझौता करके, संविधान संशोधन द्वारा, केंद्र और राज्य की आपसी सहमति से। तो हम कहेंगे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? तो केंद्र तथा राज्यों के जो मध्य संबंध है, यही संघात्मक सरकार का आधार होता है। चलिए, भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है वो कौन कौन सी है, संघीय विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहला, 2 स्तर की सरकारें। दूसरा, लिखित संविधान है हमारे देश में। शक्तियों का विभाजन है। संविधान की सर्वोच्चता है। लिखित व कठोर संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका है एवं द्विसदनीय व्यवस्था है। ये सारी विशेषताएं जो है वो एक संघीय व्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संघात्मक शासन पाया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान। तो ए और बी दोनों सही हैं इसमें, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो केंद्र तथा राज्यों की शक्ति का बंटवारा, ये संघ का लक्षण होता है, संघीय विशेषता होती है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, यह भी जो है संघीय लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी संघीय लक्षण है। इकहरी नागरिकता, ये संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अलावा निम्नलिखित एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी हैं। कौन कौन सी? सशक्त केंद्र, राज्य अनश्वर नहीं है, मतलब राज्य को संघ कभी भी नष्ट कर सकता है। एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी क्या हैं? ये सभी एक जो है संघीय लक्षणों के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, जबकि जो अन्य तीनों विकल्प थे वो संघीय लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हैं गैर संघीय विशेषताएं हैं जो अभी हम लोग पढ़े। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो डी बसु, के मुंशी, बी अम्बेडकर, ए अय्यर। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मत है कि भारतीय संविधान को संघात्मक ढांचा के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारत में अधिकांश संघीय विकेंद्रीकरण संवैधानिक विधि के ढांचे के बाहर हुआ है। इसके होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संविधान में ही एकात्मकता के प्रबल तत्व उपस्थित है। अगला क्वेश्चन, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य जो होते हैं वो सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार लोकसभा की संरचना में राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अनधिक सदस्य और संघ तथा राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक सदस्यों को मिलकर बनेगी। इस प्रकार लोकसभा की सदस्य संख्या क्या हो जाती है? 550 से अधिक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे और शेष 238 जो होंगे और सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, जिसमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली से 3 सदस्य और पांडिचेरी से 1 सदस्य चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो संघीय व्यवस्था में जो संविधान का संतुलन चक्र है वो न्यायपालिका को माना जाता है। संघीय शासन उस शासन कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच बंटी होती है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना है। यह न्यायालय उन वाद विवादों का निर्णय करता है जो समय समय पर केंद्र व प्रांतीय सरकारों के बीच उत्पन्न होते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक, तो संविधान की कठोरता, ये तो क्या है हमारा संघीय शासन में आ जाएगा। एकल कार्यपालिका, तो यही हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है।
एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन व्यवस्था अध्यक्षीय शासन प्रणाली का श्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे संविधान में संसदीय शासन की व्यवस्था है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। इस प्रणाली के अनुसार यद्यपि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करता है, किंतु वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता, वह राज्य का अधिपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो देख लेते हैं हम लोग। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी सही हैं, तो बिल्कुल सभी इसमें सही ऑप्शन है। चलिए, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो हम इसको पढ़ चुके हैं। भारत संघीय व्यवस्था वो कनाडा से ली गई है। चलिए, अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद आदि लिया गया है। सोवियत संघ रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन तो दूसरे को कारण कहा गया है। देखते हैं हम लोग इसमें से कौन सा सही है। तो कथन ए, भारतीय राजनीति शासन व्यवस्था की प्रवृत्ति संघीय है, ये बिल्कुल सही है। कथन तो हमारा सही है। कारण, यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखिए, कारण भी सही है, लेकिन ये जो कारण है ये कथन की व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, क्योंकि संघ की इकाइयों के मध्य शक्तियों का क्या है? विभाजन किया गया है, ये इसका कारण है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्रीय, प्रांतीय एवं समवर्ती सूची विषयों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में विशेष परिस्थितियों में शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मत बृहत रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, ये तो है, बिल्कुल सही है। पृथक राज्य की मांग, यह भी क्षेत्रवाद है। पूर्ण राज्य की मांग, यह भी क्षेत्रवाद है। तो उपर्युक्त सभी सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग तथा पूर्ण राज्य की मांग संबंधित मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो रहा है तथा दिल्ली व पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। तो यह क्या है? यह क्षेत्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हम कहेंगे जो सरकारिया आयोग की संस्तुतियां थी वो संबंधित हमारी केंद्र राज्य संबंधों से। जून 1983 को केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने हेतु एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसमें B. शिवरामन, S.R. सेन और 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट, जिसमें कि 247 सिफारिशें थी, अक्टूबर 1987 में पेश की और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। देखिए, 1983 में गठन किया गया था और 87 में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी और 88 में इसको जारी किया गया। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए? तो अभी हम पढ़ चुके। संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध हैं उनकी समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग गठन हुआ था। सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? फिर से वही क्वेश्चन, तो हम कहेंगे केंद्र राज्य संबंध। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है कहां से? तो सबको जो प्राधिकार प्राप्त होता है वो भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां, चाहे वो विधायी हो या कार्यपालक हो या वित्तीय हो, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है, तो हम कहेंगे ये बंटवारा हुआ हमारा 7वीं अनुसूची में। देख लेते हैं इसको। 7वीं अनुसूची में बंटवारा हुआ है।
केंद्र व राज्यों के बीच जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को तथा राज्य सूची 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट जो शक्तियां वो केंद्र में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो हम कहेंगे ऑप्शन ए हमारा है अनुच्छेद 245 और 246। अनुच्छेद 245 संघ और राज्यों में निहित विधायी शक्तियों की राज्य क्षेत्रीय सीमाएं अंकित करता है तथा अनुच्छेद 246 यह परिनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को कौन से विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी। इस प्रकार अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? तो हम कहेंगे भाग 11 और अध्याय 1 जो है ये संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। इसे विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक भारतीय संविधान में उल्लिखित किया गया है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संघ राज्य से संबंधित नहीं है तो हम देखते हैं सरकारिया आयोग, ये तो बिल्कुल है। राजमन्नार समिति ये भी है। पुंछी आयोग ये भी है। इंद्रजीत गुप्ता समिति ये राज्य और केंद्र की संबंधित नहीं है। देखिए 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्त समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। किससे? 1998 में इस गठन हुआ और ये चुनाव सुधार से है इंद्रजीत गुप्ता समिति। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया जो इस प्रकार है। देख लेते हैं हम कौन कौन से आयोग गठित हुए। शीतलवाड़ समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1969। राजमन्नार समिति 22 सितंबर 1969। सरकारिया आयोग, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा किए, 9 जून 1983। एम पुंछी आयोग ये 27 अप्रैल 2007। ये जो हैं चारों आयोग ये हमारे हैं केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है हमारा, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, यह शामिल नहीं है। सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल ना नियुक्त किया जाए, ये शामिल है। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, ये भी शामिल है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, यह भी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, जो हमारे सरकारी आयोग कुछ सिफारिशें उनको हम एक बार देख लेते हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रगण्य होना चाहिए। उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। उसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में। अगला, राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल को नियुक्त किया जाना चाहिए। अगला, किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो। ठीक है, ये संस्तुतियां थी। वैसे तो 247 लगभग 250 संस्तुतियां थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कुछ। भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंध के विषय में है? तो अभी हम लोगों ने इसको देखा, राजमन्नार कमेटी समिति ये तो है, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट ये भी है। आगे भी हम देखते आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। तो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन भी हमारा जो है ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं हम लोग। राजमन्नार कमेटी
सरकारिया कमीशन तथा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट 1956 जो है ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है, ये राज्यों के पुनर्गठन संबंधित है ये वाला। बाकी जो है हमारा ये तीनों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किन समितियों ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रदान की हैं? तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा राजमन्नार है और सरकारिया आयोग है, ये दोनों ने दी है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि जो तारकुंडे समिति किससे संबंधित है? तारकुंडे समिति जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, अगला, राजमन्नार समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो। कारण कथन है, कारण इसका है राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके, तो बिल्कुल ये भी सही है और कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों सत्य हैं। सितंबर 1969 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने श्री पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यों डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, पीसी चंद्रा रेड्डी की एक समिति बनाई। इस समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित किया जाए तथा राज्यों के पक्ष में करों का पहले से अधिक वितरण हो ताकि उन्हें केंद्र पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। इस प्रकार कथन और कारण हमारे दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर। अगर और भी ऑप्शन देखते हैं हम, और ऑप्शन हमारा न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो इसमें हमारे सभी चारों सही हैं। भारत में केंद्र राज्य जो संबंध है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधित संशोधन विधेयक पारित होता है। तो ये पारित होता है कैसे, कब पारित होता है ये? सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत क्या होगा, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारे संबंधित संशोधन विधेयक पारित होगा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। प्रत्येक सदन द्वारा कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके पश्चात यह पारित संविधान संशोधन विधेयक राज्यों के विधानमंडलों के पास भेजा जाता है। भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया गया विधेयक पारित माना जाएगा। राज्यों के अनुमोदित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के पश्चात संशोधित विधेयक अधिनियम बन जाता है। ये है हमारा। चलिए, निम्नलिखित में कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? ठीक है, देखते हैं हम लोग। राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, ठीक है, ये इसकी वजह से केंद्र का जो है वो बढ़ेगा नियंत्रण। दृढ़ दलीय अनुशासन, ठीक है, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, ये भी सही है। क्षेत्रीय दलों का उदय, ये भी सही है। तो हमारा 1, 2, 3, 4 तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? ऐसा कौन सा कर है जो लगाता तो केंद्र है लेकिन बांटा राज्य और केंद्र दोनों के बीच में जाता है? देखते हैं। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के विषय में भूमि शुल्क, रेलवे किराए और भाड़े पर कर। तो ऑप्शन सी ही देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर कर, क्रय और विक्रय कर, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। तो हमारा ऑप्शन डी ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 270 के खंड 1 में वर्णित है कि कृषि आय से अलग आय पर भारत सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाएंगे जो कर होंगे, तथा इसी अनुच्छेद के खंड 2 में उपबंध किया गया कि संघ और राज्यों के बीच यह कर जो होगा वो वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर किसके अनुसार किया गया है? तो हम कहेंगे भारत सरकार के 1935 के जो अधिनियम था उसके अनुसार।
केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था बहुत कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण है। ठीक है, 1935 का अनुसरण है। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का उल्लेख है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर संघ को कर लगाने का अत्यधिक अधिकार है और अत्यंतिक अधिकार है, और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्यों को कर लगाने का अत्यंतिक अधिकार है। समवर्ती सूची में केवल कुछ ही करों का उपबंध है। ध्यातव्य है कि राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर लगाए गए करों को राज्य उद्ग्रहित करके अपने पास रखते हैं, जबकि संघ सूची में वर्णित जो कर हैं उन कुछ पर पूर्णतः अंशतः राज्यों में वितरित कर दिए जाते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य संघ सूची पर राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं, ये तो गलत है। राज्य सूची पर अधिकार रखेंगे। राज्य संघ था, राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं, ये भी गलत है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के अधीन है, जी नहीं, केंद्र के अधीन है, संघ के अधीन है। तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दीजिए। मतलब अगर तीनों सूचियों के विषयों पर कोई दिक्कत हुई, कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, तो संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाएगी। ये अनुच्छेद 254 में व्यवस्था है कि सूचियों के विषय में विधान बनाने में केंद्र राज्य में यदि असंगति होती है तो राज्य द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं? तो हम कहेंगे अवशिष्ट शक्तियां जो प्राप्त हैं वो केंद्र सरकार को प्राप्त है, केंद्र को प्राप्त है। ठीक है, चलिए, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। अगला है हमारा, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, केवल 3। भारत एवं अमेरिकी की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समानता है तो कुछ असमानता है। जहां भारत में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, वहीं अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति राज्यों में निहित है। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इस असमानता के अलावा कुछ समानताएं भी हैं, जैसे संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति जो हमारे ऑप्शन 3 में है, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना आदि। अतः उपरोक्त विकल्पों में केवल ए सही है, ऑप्शन 3। चलिए, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की क्षमता रखते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। संविधान के अनुच्छेद 292 व 293 में केंद्र व राज्य को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संचित निधि की साख पर केंद्र देश के भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है, पर कोई राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशों से ऋण नहीं ले सकता। चलिए, अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो कितने साल तक? ऑप्शन है हमारा 3, 5, 7, 10। 3, 5, 7, 10। तो ऑप्शन है इसमें हमारा 10, ऑप्शन डी सही है हमारा 10। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में तब तक नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में अधिवक्ता न रहा हो, या कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। 2 शर्तें होती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो अभी हमने इसको पढ़ा, इसमें जो आवश्यक सेवा है वो 5 वर्ष। किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक और कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या अगर नहीं ऐसा तो 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 5 वर्ष। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो हम कहेंगे फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। 6 अक्टूबर 1989 को उन्होंने यह पद ग्रहण किया। और वहीं पर अगर पूछा जाए कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वहां हमारा ऑप्शन होगा लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वहां पर न्यायाधीश थी। निम्न में से किसने भारत के 83वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जस्टिस टीएस ठाकुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नवसृजित उच्च न्यायालय कौन से हैं? तो हम कहेंगे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये भी 2016 क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो आप कहेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जिला प्रशासन संबंधित है। तो देखते हैं, पटवारी जिसको हम लेखपाल कहते हैं के कार्यों की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसको करते हैं तहसीलदार साहब। जमीन को नापना और उनका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। पटवारियों के कार्य की देखभाल के लिए जो उपजिलाधिकारी होता है और उसके अधीन तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े मामले सुने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, भू अभिलेखन के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो हम कहेंगे उसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा पटवारी। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उन दीवानी मुकदमों में अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 या इससे अधिक रकम या इतने मूल्य की संपत्ति का मामला हो। उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध ऐसे फौजदारी मुकदमों का अपील सुन सकता है जिसमें निम्न न्यायालयों में अपराधी को 4 वर्ष अथवा इससे अधिक समय की सजा दी गई हो। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? तो हम कहेंगे डीएम। जिलाधीश जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला प्रशासन का मुखिया जिलाधिकारी होता है, डीएम साहब होते हैं। जिलाधिकारी क्या है? जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है, आईएएस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है तहसीलदार की सहायता से, एसडीएम की सहायता से, स्वयं अकेले जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से, जिले की समस्त अधिकारियों की सहायता से जिलाधिकारी महोदय शासन अपना चलाते हैं। जिला प्रशासन के कार्यों में क्या शामिल है? तो जिला प्रशासन कार्यों में शामिल होता है जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, सही है। भूमि व्यवस्था से भूमि माप, खसरा खतौनी का रख रखाव, लगान वसूली करना, ये भी सही है। नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है? तो आप कहेंगे जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय करते हैं। जिले में परिवार कल्याण का कार्य कौन करवाता है? तो आप कहेंगे जिला में परिवार कल्याण का जो कार्य है वो करवाते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी। चलिए, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन देखता है? तो जिला विद्यालय निरीक्षक जी देखते हैं माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था। ठीक है, जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो हम कहेंगे जिला न्यायालय का जो प्रमुख होता है वो होता है जिला न्यायाधीश। जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये पद सृजित किया गया था 1772 में। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का वह पद वर्ष 1772 में सृजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य करता है? तो आप कहेंगे जिलाधिकारी। अगला, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? संस्थागत करिश्मा कहा है इनको रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग।
वारेन भारत में जिला कलेक्टर का पद 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा सृजित किया गया। मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 223। देखिए अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, उनकी बात करता है। अनुच्छेद 233 जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 245 जो है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार की बात करता है। अतः ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उपरोक्त में से किसी भी अनुच्छेद में जिला शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला टॉपिक हमारा है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, जो यूपी SSSC में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो हम इसको जानते हैं अनुच्छेद 243 के तहत। पंचायतों को संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण पंचायत तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 243 का से लेकर अनुच्छेद 243 अड़ा तक ग्राम पंचायत तथा अनुच्छेद 243 ता से लेकर के 243 या 6 तक नगर पंचायत का प्रावधान किया गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो आप कहेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की संस्तुति, क्या संस्तुति थी? उन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लगाई जाए, एक केंद्र पर हो, एक राज्य पर हो और एक स्थानीय स्तर पर हो। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाया जाए, ब्लॉक स्तर पर समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद गठन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो हमने अभी पढ़ा त्रिस्तरीय जो है किया गया था बलवंत राय मेहता समिति, जबकि अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की बात की थी। कितने? 2 स्तरीय की बात की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की अनुशंसा की? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो हम कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो आप कहेंगे ब्लॉक स्तर पर जो होता है उसका नाम है पंचायत समिति। ऑप्शन बी हमारा सही है, पंचायत समिति। चलिए इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तर नहीं है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली कौन कौन सी होती है। एक तो भारत में जो पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली है उसमें एक होगा हमारा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो देख लेते हैं। देखिए ग्राम पंचायत है, ये तो है हमारा, पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत जिला पंचायत तीनों है जी, लेकिन नगर परिषद जो है ये पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार? जी नहीं। मौलिक कर्तव्य? नहीं। भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था रखी गई है, और वो भी अनुच्छेद कौन सा है हमारा? अनुच्छेद 40। हम लोग इसको पढ़े थे कल की क्लास में। ठीक है, देखिए एक बार हम देख लेते हैं जो हमारा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है। भाग 4 में है 36 से 51 तक, भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35 तक। ठीक है, और जो हमारा मूल कर्तव्य है वो 51 का में है, भाग 4 का में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है? तो हम कहेंगे स्थानीय सरकार जो है वो आम लोगों के सबसे करीब है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों जिन्हें पंचायती संस्थानों के रूप में जाना जाता है के बारे में है?
तो आप कहेंगे 1992 में जो हुआ था वो था हमारा 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों के रूप में जाना जाता है और उसके बारे में है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अध्याय भाग 9 तथा उसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 का से लेकर के अनुच्छेद 243 अड़ा तक तथा 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए। इसमें पंचायतों के गठन, पंचायतों के निर्वाचन, महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और अन्य प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? तो हम कहेंगे 1992 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य और पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। देखिए, इसको हम देखते हैं। ग्राम सभा को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 बी के तहत शामिल किया गया है और ग्राम सभा के सदस्य वे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में जिनका नाम लिखा होता है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। लेकिन हमारे जो ऑप्शन है इसमें जो है ये 16 वर्ष है। यहाँ पे 16 वर्ष की जगह क्या होना चाहिए था? 18 वर्ष तो होना चाहिए था और उनको मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए, तब वे ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई भी इसमें सही नहीं है। ठीक है। अगला, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने ऐसा काम किया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हुआ कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लाया गया था तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम लाया गया 1953 में और दोनों उतने सफल नहीं हो पाए। इसकी असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1957 में क्या किया? बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1957 में सौंपी। इसमें समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिसे पंचायती राज कहा गया। इसकी सिफारिश के अनुसार पंचायती राज 3 स्तर पर होने चाहिए। एक तो ग्राम स्तर पर जिसे हम कहेंगे ग्राम पंचायत, फिर एक होता है मध्य स्तर जिसे हम ब्लॉक स्तर कहते हैं, पंचायती समिति होना चाहिए और एक जिला पंचायत होना चाहिए। इसी के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो हम कहेंगे ये है हमारी पंचायत, ऑप्शन बी। देखिए, अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 243 बी में यानी ब में गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की एक संस्था की बात की गई है और उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी। बहुत ही ऐतिहासिक कदम था और ये कितने प्रतिशत की मंजूरी दी थी? ये मंजूरी दी गई है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है जिसमें अनुच्छेद 243 डी के तहत महिलाओं के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या का 1/3 सीट क्या किया गया? आरक्षित किया गया था। 27 अगस्त 2009 को केंद्र सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 50% करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई, लेकिन कई बार पेश होने के बावजूद यह विधेयक 110वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका, तो यह अभी कानून नहीं बन पाया है। लेकिन अभी भी 1/3 आरक्षण जो है वो महिलाओं को प्राप्त है। 50% भी कुछ स्टेट अपने यहाँ दिए हैं। ठीक है। चलिए, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? तो हम कहेंगे वर्ष 2018 में पंचायत की 25वीं सालगिरह मनाई गई। चलिए, 2025 में कौन सी मनाई गई इसको आप लोग कमेंट करिएगा। 2025 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई इसको कमेंट करिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कहेंगे ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल को हमारा पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है तो हम कहेंगे पंचायती राज निकायों में आरक्षण उपलब्ध है। कितना? 1/3।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो प्रथम 2 राज्य हैं, पहला हमारा राजस्थान है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। पंचायती राज अधिनियम स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है। आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। ठीक है, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया? तो हम कहेंगे नागौर, जो कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो हम कहेंगे नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। और भी कुछ राज्य हैं इसमें, जैसे हमारा नागालैंड है, मेघालय है और मिजोरम है। तो जम्मू कश्मीर में पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। ये 3 राज्य हैं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। चलिए, जम्मू कश्मीर, ये 2015 क्वेश्चन देखिएगा, तो उस समय के हिसाब से ये बताया गया है, आंसर इसमें बताया गया है। ठीक है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो हम कहेंगे 2/3। ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही प्रस्तावित होता है। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। ठीक है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम पंचायत बिल्कुल है, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है, ग्राम सहकारी समिति संस्था जो है ये पंचायती राज संस्था नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है हमारा। चलिए, तो आज हम लोग हमारा संविधान के जितने भी क्वेश्चन यूपी SSSC पेट में पूछे गए हैं वो सभी समाप्त हुए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।